उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। उसके होंठ भींजे हुए थे और फराख पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई थी। ये कत्ल किसने किया होगा? बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा, फिर मेज पर रखी हुई शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। एक लंबा घूंट पी लेने के बाद उसने बोतल वापस मेज पर रखी और उठकर कैबिन में टहलना शुरू कर दिया। ये इत्तला इसके लिए इस कदर धमाका खेज साबित हो रही थी कि उसके दिल में बेपनाह इज़्तिराब सा भर गया था। वो मुसलसल टहल रहा था, फिर उसी तरह टहलते टहलते ना जाने उसे कितना वक्त गुजर गया कि अचानक डब्बे में से एक हल्की सी सीटी की आवाज़ उभरी और बर्कले तेजी से मुड़ा और उसने बिजली की सी तेजी से इसका बटन दबा दिया। हेलो मॉर्गन कॉलिंग, डब्बे में से मॉर्गन की आवाज़ सुनाई थी। यस, बर्कले बोल रहा हूँ, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस जेफरे आपसे बात करना चाहता है, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, बात कराओ, बर्कले ने चौंक कर कहा। हेलो बॉस, मैं जेफरे बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मुख्तलिफ आवाज़ सुनाई थी। यस, क्या रिपोर्ट है जेफरे? बर्कले ने कहा। बॉस, हिरोल्ड और उसके साथियों की हलाकत के जिम्मेदार अफराद का पता मैंने चला लिया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है, जेफरे ने कहा। तो बर्कले बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? तफसील से बात करो, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस, मैंने मालूम कर लिया है कि फॉल्डर ने हेरोल्ड को फ़ोन पर इतला दी कि उसने पाकिस्तानी एजेंटों का पता चला लिया है। इस कॉल के मुताबिक ये एजेंट मूरस की बजाय ब्रॉडले पहुंच गए थे। उन्हें स्कॉट की शॉपिंग मार्केट में देखा गया था। उसके बाद हेरोल्ड ने जॉनसन को कॉल किया और उसे रिचमंड होटल पहुंचने के लिए कहा और मेकअप में आने की हिदायत भी दी, और ख़ुद हेरोल्ड भी मेकअप में रिचमंड होटल पहुंच गया जहां से फॉल्डर ने फ़ोन किया था। इसके बाद हेरोल्ड ने दफ्तर फ़ोन करके अपनी कार रिचमंड होटल से वापस दफ्तर ले जाने की हिदायत की। इन पर इतलात के बाद मैं ब्रॉडले में अपने आदमियों को काम पर लगा दिया, तो उन्होंने इस वैगन को तलाश कर लिया जो मिल गई और वापस आई थी, और इस वैगन से ऐसे आसार मिले कि जैसे उसमें लाशें रखी गई हों। चनाचा मेरे आदमियों ने इस वैगन के ड्राइवर को घेर लिया और फिर सख्त तरीन तशद्दुद के बाद उसने जुबान खोल दी। उसने बताया कि उसका ताल्लुक ब्रॉडले के स्कॉट ग्रुप से है और स्कॉट से अपनी रिहाइशगाह पर बुलवा कर यह हुक्म दिया था कि उसकी रिहाइशगाह पर मौजूद लाशें वैगन में डालकर मूरस में किसी ऐसी जगह फेंकाओ जहां से वो पुलिस की नज़रों में आ जाए, लेकिन उसके मुतालिक किसी को मालूम ना हो सके। चनाचा इस ड्राइवर ने स्कॉट की रिहाइशगाह से वो लाशें उठाई और उन्हें वैगन में डालकर उन्हें मूरस लाकर पार्क में डाल दिया और वापस चला गया, जेफरे ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथियों को स्कॉट ने पनाह दी थी और उसने हेरोल्ड और उसके साथियों को हलाक किया है, बर्कले ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, और चूंकि आपका हुक्म है कि स्कॉट या उसके ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, इसलिए आपसे इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ गई, दूसरी तरफ से जेफरे ने कहा। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्कॉट से इंतकाम लेने से मसला हल नहीं होगा। हम इन पाकिस्तानी एजेंटों का पता चलाना है और ऐसा करो कि स्कॉट को खुफिया तौर पर अगवा करके ब्रॉडले से मुल्हिका कस्बे में ज़ीरो हाउस पर पहुंचा दो। फिर वहां से तुम मॉर्गन को फ़ोन करके इतला दे देना। मॉर्गन मुझे इतला देगा और ख़ुद ज़ीरो हाउस पहुंचकर स्कॉट से मालूमात हासिल करूंगा। तुमने वहां से ब्रॉडले में इनके पाकिस्तानी एजेंटों को भी तलाश करना है। अगर ये लोग वहाँ नज़र आ जाएं तो इनका फौरी खात्मा कर देना, बर्कले ने कहा। यस बॉस, तो उसी तरफ से कहा गया और बर्कले ने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। तो ये लोग मूरस की बजाय ब्रॉडले चले गए, लेकिन फिर इमरान ने इन पर तशद्दुद क्यों नहीं किया? क्या हेरोल्ड या उसके साथियों ने उन्हें सब कुछ बता दिया? बर्कले ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़बड़ा कर कहा। लेकिन वो बता क्या सकते हैं? उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा होगा कि मैं स्पेशल प्रोजेक्ट पर गया हूँ, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में वो तो कुछ नहीं जानते। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक बार फिर बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर शदीद तरीन उलझन के तासुरात नमूदार होने लगे। मुझे खुद उनके मुकाबले में उतरना चाहिए। ये लोग वाइट ब्लड के आदमियों के बस का रोग नहीं, एक बार फिर उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इस तरह वक्फे वक्फे से बड़बड़ाता रहा और इसके साथियों के खिलाफ मुख्तलिफ प्लानिंग्स बनाता और रद्द करता रहा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद अचानक डब्बे में से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी और बर्कले ने चौंक कर हाथ बढ़ाया और उसका बटन दबा दिया। हेलो बर्कले, अटेंडिंग यू, बर्कले ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस, जेफरे की कॉल आई थी और स्कॉट को अगवा करके अटॉक ज़ीरो हाउस पहुंचा दिया गया है और उसे उसके घर से अगवा किया गया है, मॉर्गन ने कहा। ठीक है, बर्कले ने कहा और बटन दबाकर उसने राब्ता ख़त्म किया और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता कैबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर एक खुली जगह पर उसका तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर मौजूद था।
وہ پائلٹ سیٹ پر بیٹھا اور چند لمحے بعد اس کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر اس طرف کو تیزی سے بڑھنے لگا جدھر عطا قصبہ واقع تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی انتہائی تیز پرواز کے بعد وہ عطا قصبے پہنچ گیا۔ زیرو ہاؤس ایک کافی بڑا زرعی فارم تھا اور یہ زرعی فارم برکلے کی ذاتی ملکیت تھا۔ اس نے فارم کے وسیع احاطے میں ہیلی کاپٹر اتارا، پھر اچھل کر نیچے اترا تو برآمدے میں سے لمبے قد کا جیفرے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسکاٹ کو لے آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ برکلے نے جیفرے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں باس، وہ اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ اکیلا موجود تھا۔ میں نے گھر میں پہلے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرائی اور پھر میرے آدمی اوپری طرف سے اندر داخل ہو کر بے ہوش اسکاٹ کو اٹھا کر باہر لے آئے، پھر اسے کار میں ڈال کر ہم سیدھا یہاں لے آئے۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہیں، میں نے اسے اینٹی گیس کا انجیکشن نہیں لگایا، جیفرے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور برکلے نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے قدم اٹھاتا فارم کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک کمرے کے فرش پر اسکاٹ بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ کمرے کے اندر جیفرے کے ساتھ 2 مسلح ساتھی بھی موجود تھے۔ انہوں نے انتہائی موتبانہ انداز میں جیفرے کو سلام کیا۔ اسے کرسی پر باندھ کر ہوش میں لے آؤ، برکلے نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے اسکاٹ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور جیفرے اپنے ساتھیوں کو بلا کر انہیں ہدایت دینی شروع کر دی۔ اس کے ساتھیوں نے اسکاٹ کو ایک کرسی پر باندھ دیا اور پھر جیفرے نے جیب سے ایک سرنج نکالی جس کی سوئی پر کیپ جڑی ہوئی تھی۔ اس نے کیپ ہٹائی اور سرنج میں موجود دوا اس نے اسکاٹ کے بازو میں انجیکٹ کر دی اور سرنج خالی ہونے پر وہ پیچھے ہٹا اور اس نے سرنج ایک طرف رکھ دی۔ برکلے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھا اور اس کی تیز نظریں اسکاٹ پر ہی تھی، اور چند لمحوں بعد اسکاٹ کے جسم میں حرکت کے اثرات نمودار ہوئے اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں بھی کھل گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک موجود نہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چمک نمودار ہوئی اور اسکاٹ کے جسم نے ہلکا سا جھٹکا کھایا۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مجھے پہچانتے ہو نا اسکاٹ؟ برکلے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم برکلے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ اسکاٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ براڈوے سے دور میرے ایک اڈے پر تم نے تو مجھ سے معاہدہ کیا تھا کہ تمہارا گروپ میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن تم نے میرے آدمیوں کو ہلاک کر کے انہیں واپس مورس پھینکوا دیا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ وائٹ بلڈ اس قدر کمزور تنظیم ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کے قاتلوں کو بھی تلاش نہ کر سکے گی؟ برکلے نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے آدمیوں نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا برکلے، حالانکہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میری بیوی کا ان معاملات میں کبھی کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ وہ سیدھی سادھی ایک گھریلو عورت ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کی طرف اٹھنے والی ٹیڑھی آنکھ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسکاٹ نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ روت پر ہاتھ ڈالا تھا میرے آدمیوں نے؟ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، ہیرالڈ ایسا آدمی نہیں، برکلے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مجھے کیا ضرورت تھی ان کے جسموں میں گولیاں اتارنے کی؟ اسکاٹ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یقیناً انہوں نے ایسا تمہاری زبان کھلوانے کے لیے کیا ہوگا۔ اس نے میرے دشمن پاکیشیائی ایجنٹوں کو تم نے پناہ دے رکھی تھی، اور اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ وہ پاکیشیائی ایجنٹ کہاں ہیں، برکلے نے کہا۔ یہی بات اس ہیرالڈ نے بھی کی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں کسی پاکیشیائی ایجنٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ میرا ایک بچپن میں دوست علی عمران اچانک میرے دفتر آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ضروری بزنس کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں نے اسے لے جانا چاہا اپنے گھر، تو اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ کچھ کاروباری ساتھی ہیں، وہ ہوٹل میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں ان کے عارضی طور پر رہائش گاہ کا بندوبست کروں۔ چنانچہ میں نے اسے اپنی کوٹھی رہائش کے لیے دے دی اور وہ چلا گیا۔ میں ابھی دفتر ہی میں تھا کہ میں نے ایک کام کے لیے روت کو گھر فون کیا، تو وہاں سے جانسن نے فون اٹھایا۔ جانسن ہمارا پرانا واقف کار تھا اور ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ جانسن نے مجھے بتایا کہ وہ گھر آیا تو اس نے میرے ملازموں اور میری بیوی روت کو بے ہوش پڑے ہوئے پایا۔ وہ میرے دفتر فون کرنے ہی والا تھا کہ میری کال آ گئی۔ ظاہر ہے میں اس پر بے حد پریشان ہوا اور میں دفتر سے اٹھ کر فوراً اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہاں جانسن گیٹ پر ہی ملا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا اس جانسن نے اکم میں میرے سر پر وار کیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو اپنے ایک کمرے میں کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، اور ساتھ ہی کرسی پر روت بندی بیٹھی تھی، اور جانسن کے ساتھ 4 اجنبی افراد وہاں موجود تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنا نام ہیرالڈ بتایا، اس نے کہا کہ ان کا تعلق وائٹ بلڈ سے ہے اور مجھ سے پاکیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں یہی بات بتائی جو میں نے تمہیں بتائی ہے، لیکن اس ہیرالڈ نے میری بات یقین کرنے کی بجائے اپنے ساتھی، جسے اس نے فولڈر کہہ کر پکارا تھا، کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر میری بیوی روت کی عزت میری نظروں کے سامنے پامال کرے۔ میں نے اسے بہت روکا اور بتایا کہ وہ سیدھی سادھی گھریلو عورت ہے اور اسے ان معاملات میں مت گھسیٹو، لیکن تمہارے آدمی تو بہرے بن گئے۔
तुम समझ सकते हो कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी जब तुम्हारे आदमी ने रूथ को कुर्सी से खोलकर फर्श पर फेंका और उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर कोई गैबी ताकत उमूद कर आई थी या तुम्हारे आदमियों ने मेरे जिस्म के गिर्द रस्सी बांधते हुए उसकी गांठ सही ना लगाई थी। मुझे कुछ होश नहीं, बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे जिस्म में दौड़ने वाला खून लावा बन गया और फिर रस्सियाँ खुल गई या टूट गई। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, मेरे हाथ उनकी गिरफ्त से आज़ाद हो गए। मेरी जेब में साइलेंसर लगा पिस्टल मौजूद था। चनाचा जब मुझे होश आया तो तुम्हारे साथी गोलियों से छलने हुए पड़े थे और मेरी बीवी खौफ की वजह से दोबारा बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद मैंने मूरस में तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहीं पता ना चला, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि अपने आदमी के जरिए तुम्हारे आदमियों की लाशें खामोशी से मूरस फेंकवा दूं। स्कॉट ने कहा, तुम्हारी बात काबिल कबूल ज़रूर है, लेकिन इन लाशों में तशद्दुद के आसार मौजूद न थे। ये इमरान और उसके साथी तुम्हारे साथ दोबारा टकराए। बर्कले ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने बाद में इस कोठी में फ़ोन किया जिसकी चाबी मैंने इमरान को दी थी, तो वहाँ से किसी ने रिसीवर ना उठाया, तो मैं खुद वहाँ चला गया, लेकिन वो कोठी खाली पड़ी थी। अलबत्ता वहाँ ऐसे आसार मौजूद थे जैसे वहाँ कुछ लोग रहे हों। मैंने इमरान को अपने तौर पर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं दस्तयाब ना हो सका, इसलिए मैं खामोश हो गया और मैं क्या कर सकता था। स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा, देखो स्कॉट, मुझे मालूम है कि तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना है। बर्कले ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, कैसा वादा? स्कॉट ने कहा, जैसे ही इमरान तुमसे रब्ता करे तुमने फौरी तौर पर मुझे इत्तला देनी है। वो मेरा दुश्मन है। बर्कले ने कहा, मगर वो मेरा बचपन का दोस्त है। तवील अरसे बाद इससे मुलाकात हुई थी, इसलिए सॉरी, मैं उसकी मुखबरी नहीं कर सकता। अलबत्ता ये कर सकता हूँ कि मैं इमरान को या उसके किसी साथी को यहाँ किसी किस्म की कोई पनाह ना दूंगा। स्कॉट ने साफ जवाब देते हुए कहा, गुड, तुम्हारी इस बात ने मुझे यकीनन बेहद मुसरत बख्शी है। ऐसा ही बेबाक और दलेराना होना चाहिए। ओके, अब मैं उसको खुद तलाश करूँगा। जेफरे, मेरे साथ आओ। बर्कले स्कॉट से बात करते हुए साथ खड़े जेफरे से कहा और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जेफरे उसके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। सुनो जेफरे, स्कॉट की ज़िंदगी उसकी मौत की निस्बत हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए मैंने उसे कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। तुम ऐसा करो, उसे बेहोश करके इसके जिस्म में 333 टेक्टाफोन एडजस्ट कर देना और ख़ुद अपने पूरे ग्रुप को ब्रॉडले में अलर्ट कर दो। ये इमरान लाजिमन किसी न किसी अंदाज में दोबारा स्कॉट से रब्ता करेगा और 333 की वजह से तुम उसे चेक कर सकोगे, लेकिन अगर वो अकेला हो तो जल्दी की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके सारे साथियों का खात्मा करना चाहता हूँ और जैसे ही उसके सारे साथी तुम्हारी नज़रों में आए तो फिर तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाना, बल्कि उन्हें फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा देना। अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो गए तो फिर हेरोल्ड की जगह व्हाइट ब्लड के चीफ तुम होगे। बर्कले ने कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, मैं इस मिशन की तकमील के लिए अपनी तमाम सलाहियतें सर्व कर दूंगा। व्हाइट ब्लड का चीफ बनना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी मुसरत होगी। जेफरे ने मुसरत भरे लहजे में कहा, जैसे ही तुम मिशन में कामयाब हो जाओ तो तुमने फौरी तौर पर मॉर्गन को इत्तला देनी है ताकि वो मुझे इत्तला कर सकें। इसके अलावा भी अगर कोई अहम बात हो तो तुम मॉर्गन के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हो। बर्कले ने दूसरी तरफ खड़े अपने हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर वो हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद होता चला गया और इसकी तो यही ख्वाहिश थी कि वो खुद इमरान और उसके साथियों के इस मिशन पर इसको तमाम करे, लेकिन उसे मालूम था कि सेक्शन हेडक्वार्टर की लेबॉर्ट्री ज़्यादा अहमियत रखती है और दूसरी बात यह कि मैन हेडक्वार्टर इमरान को स्पेशल लिस्ट में शामिल करना चाहता है, इसलिए उसकी मुमानियत थी। लेकिन जाहिर है हेडक्वार्टर के तहत इमरान अपने साथियों समेत वापस जा चुका था और अब अगर वो जेफरे के हाथों मारा भी जाए तो हेडक्वार्टर उसके लिए मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता उसको, इसलिए उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने के बजाय खुद को लेबॉर्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस कर लिया था। नीले रंग की स्टेशन वैगन खासी तेज़ रफ्तारी से ब्रॉडले से शुमाल की तरफ तकरीबन 300 किलोमीटर दूर वाक़या शहर सिल्वा की हदूद से निकलकर दोबारा ब्रॉडले की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। स्टेशन वैगन में इमरान और उसके साथी मौजूद थे, जबकि ड्राइविंग सीट पर स्कॉट का एक खास आदमी स्वीडल मौजूद था।
रूथ की वो सहेली जो टॉर्चन हिल्स में वाक़या खुफिया लेबॉर्ट्री में काम कर रही थी सिल्वा में रहती थी और उसे एक ख़ास किस्म की जल्दी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उसे ना सिर्फ लेबॉर्ट्री छोड़ना पड़ी थी बल्कि इस बीमारी की वजह से वो कहीं और सर्विस भी ना कर सकती थी। लेबॉर्ट्री के मालिकों ने उसकी खिदमात के पेश नज़र उसका खसूसी वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था, इसलिए वो अब अपने घर में रहकर अपनी बाकी ज़िंदगी पूरी कर रही थी। ये बीमारी इस किस्म की थी कि उसके जिस्म के हर मसाम से एक लेसदार मादा रस्ता रहता था जिसका कोई इलाज ना था। ये बीमारी लेबॉर्ट्री में होने वाले एक खसूसी तजर्बे के दौरान एक टेस्ट ट्यूब टूट जाने की वजह से रूथ की सहेली मार्किन को लग गई थी, जो कि इमरान पहले सिल्वा के ना गया था। इसलिए स्कॉट ने अपने खास आदमी स्वेडल को उनके साथ भेजा था और चूंकि सवेटल के इजाफे की वजह से वो अब कार में इकट्ठे सफ़र ना कर सकते थे, इसलिए स्कॉट ने उन्हें इसके लिए स्टेशन वैगन मुहैया कर दी थी और अब वो रूथ की सहेली के घर की तरफ जा रहे थे और एक तफसीली मुलाकात करके वापस भी आ रहे थे। मार्किन रूथ ने खसूसी ख़त लिख दिया था और इस ख़त की वजह से मार्किन के साथ मुकम्मल ताउन किया था और लेबॉर्ट्री के बारे में जो कुछ वो जानती थी उसने बता दिया था। लेकिन उसने जो कुछ बताया था वो लेबॉर्ट्री के अंदरूनी महल्ले वकू के बारे में था, क्योंकि बाहर से लेबॉर्ट्री में जाते और अंदर से बाहर आते वक्त हर शख्स को बेहोश कर दिया जाता था। इसलिए बैरूनी तौर पर वो सिर्फ इतना बता सकती थी कि लेबॉर्ट्री टॉर्चन हिल्स पहाड़ी इलाकों में कहीं वाक़या है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में जाते हुए इत्तेफाक से उसे रास्ते में ही होश आ गया था। लेकिन चूंकि उसे मालूम था कि अगर उसे ले जाने वालों को इस बात का इल्म हो गया तो उसे रास्ते में होश आ गया है तो असूल के मुताबिक उसे फौरी गोली मार देंगे, इसलिए मार्किन भी होश बनी पड़ी थी और इस वक्त उसने देखा था जैसे हेलीकॉप्टर पर उसे कहीं ले जाया जा रहा था। वो हेलीकॉप्टर उतरा, फिर उसे और उसके 2 बेहोश साथियों को एक पहाड़ी जीप में डालकर पहाड़ी इलाके में ले जाया गया और आखिर में गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ एक चट्टान फटी और जीप अंदर दाखिल हो गई, जहां बाकायदा एक फराक सड़क बनी हुई थी और इस तरह वो लेबॉर्ट्री पहुंच गई थी। लेकिन अंदरूनी तौर पर लेबॉर्ट्री के महल्ले वकू और वहां काम करने वाले अफराद की तादाद वगैरह के बारे में मार्किन ने इंतहाई कीमती मालूमात वहां पहुंचाई थी। इमरान के लिए ये मालूमात भी बेहद कीमती थी, इसलिए वो इस मुलाकात से खासा मुतमईन नजर आ रहा था। यह हेलीकॉप्टर का क्या काम? अचानक फ्रंट सीट पर बैठे हुए इमरान ने चौंक कर कहा। उसकी नजरें दूर फिजा में उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर पर जमी हुई थी जो खेतों के दरमियान फिजा में बुलंद हो रहा था। हेलीकॉप्टर छोटा लेकिन खासा तेज रफ्तार था। वो काफ़ी बुलंदी पर जाकर तेजी से मुड़ा और फिर मगरिब की तरफ बढ़ता हुआ चंद लम्हों में उनकी नज़रों से गायब हो गया। ये व्हाइट ब्लड के चीफ बर्कले का साथी हेलीकॉप्टर है जनाब, मैं उसे पहचानता हूँ क्योंकि मेरा गहरा दोस्त काफ़ी अरसा इसका पायलट रहा है, स्वीडन ने सादा से लहजे में जवाब दिया। तो ना सिर्फ उसके साथ बैठा हुआ इमरान बल्कि उकबी सीट पर बैठे हुए उसके सारे साथी भी स्वीडन की ये बात सुनकर बेइख्तियार उछल पड़े थे। क्या कह रहे हो? बर्कले का हेलीकॉप्टर है ये? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह चौंके क्यों हैं? क्या कोई खास बात है? स्वीडन ने हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन ये बर्कले यहाँ खेतों में क्या कर रहा था? इमरान ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। इधर इसका बड़ा ज़ाती ज़रई फार्म है। हम इस वक्त अता कस्बे की हदूद से गुजर रहे हैं और अता कस्बे के बेशतर अरासी का मालिक बर्कले है, स्वीडन ने जवाब दिया। क्या तुमने इसके ज़रई फार्म को देखा हुआ है? इमरान ने कहा। जी हाँ, बॉस स्कॉट के पास ड्राइविंग की मुलाजमत से पहले मैं व्हाइट ब्लड के दफ्तर में ड्राइवर के तौर पर मुलाजिम रहा हूँ और मैंने बार अपने बॉस के साथ यहाँ आता रहता हूँ, स्वीडन ने जवाब दिया। ओके, तुम अब स्टेशन वैगन को इस रई फार्म की तरफ ले चलो, लेकिन नज़दीक ना जाना तो रुक कर हमें बता देना, इमरान ने कहा। जनाब, आप बॉस के मेहमान हैं, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप वहाँ ना जाएं। ये व्हाइट ब्लड वाले इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुँच जाए, स्वीडन ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में उन्हें मशवरा देते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, जल्दी करो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो स्वीडन ने इस तरह सर हिलाया जैसे वो मजबूरन रजामंद हो रहा हो और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने वैगन एक बाई रोड की तरफ मोड़ दी। असल रास्ता तो काफ़ी आगे है जनाब, लेकिन ये बाई रोड भी इधर जाती है, स्वीडन ने कहा और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट के सफ़र के बाद उन्हें दूर से ज़रई फार्म की वसी अरीज़ इमारत नजर आने लगी, लेकिन उनकी तरफ इमारत का उखबी रुख था। इसका मतलब था कि ये सड़क ज़रई फार्म की उखबी तरफ जा निकलती थी। फार्म से ज़रा दूर वैगन रोक देना, इमरान ने कहा। तो स्वीडन ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ा आगे जाकर उसने वैगन एक साइड पर करके रोक दी। तुम भी नीचे आ जाओ, इमरान ने दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए स्वीडन से कहा। इमरान के साथी भी नीचे उतर आए थे। तनवीर, इस सीधे साधे आदमी को इस तरह बेहोश कर दो कि इसके हलक से आवाज़ ना निकले, इमरान ने नीचे उतरते हुए तनवीर से कहा। तनवीर सर हिलाता हुआ स्टेशन वैगन के सामने से होता हुआ
उसी तरफ खड़े स्वीडल की तरफ बढ़ गया। फिर हल्की सी चीख के साथ ही स्वीडल एक धमाके से नीचे गिर गया। बर्कले की यहाँ आमद बता रही है कि ये इसका कोई खास अड्डा है, यहाँ कोई खास काम हो रहा है, इसलिए हमने उससे चेक करना है। इमारत खासी वसी है, इसलिए हो सकता है कि अंदर काफ़ी आदमी हो, इसलिए इमारत पर पहले बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर होंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा और सफदर ने सर हिलाते हुए वैगन की उकबी सीट पर रखा हुआ बैग उठाकर हाथ में ले लिया। ये बैग वो मुसलसल अपने साथ रखता था, चूंकि किसी भी मरहले उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। इसमें मखसूस किस्म के साथ मेकअप बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स और ऐसे ही कई ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थीं। फिर वो सब तेज़ी से इमारत की तरफ बढ़ गए। सफदर ने बैग से मखसूस पिस्टल निकाला, फिर बैग तनवीर के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। वो पंजों के बल दौड़ता हुआ इमारत की दाईं साइड की तरफ जाने लगा, जबकि इमरान उसके दूसरे साथी वहीं रुक गए। अब उनकी नज़रों से ओझल हो गया था और थोड़ी देर बाद वो उनके मखसूस ठक की आवाज़ें सुनी और चंद लम्हों बाद सफदर वापस आ गया। मैंने 4 कैप्सूल फायर किए हैं, मेरे ख्याल में ये काफ़ी हो गए, सफदर ने कहा, मगर अंदर रहने वाले तुम्हारी तरह गैरतमंद हुए तो काफ़ी रहेंगे। तनवीर की तरह रहे, मेरा मतलब है कि ज़्यादा गैरतमंद हुए। तो इमरान ने तनवीर का चेहरा बिगड़ते देखकर बात बदल दी। सब साथी भी इख्तियार हंस पड़े। तनवीर से मजाक करने का कोई मौका छोड़ते भी हो? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर कब मेरे लिए कोई मौका छोड़ता है, साए की तरह मेरे पीछे लगा रहता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और फिजा में बेइख्तियार कहकों से गूंज उठी। तुमसे बात करते हुए शैतान भी डरता होगा, जूलिया बेइख्तियार हंसते हुए कहा। इसका चेहरा इमरान की बात सुनकर अनार की तरह सुर्ख पड़ गया था। तनवीर तो नहीं डरता, बेशक इससे पूछ लो, इमरान ने कहा और फिजा एक बार फिर कहकों से गूंज उठी। मेरा ख्याल है कि अब तक गैस का असर ख़त्म हो गया होगा, सफदर ने शायद मौजू बदलने की गर्ज से कहा। अरे हाँ, हमारा यहाँ खुले हम ठहरना भी गलत है, कहीं वो हेलीकॉप्टर वापस ना आ जाए, जूलिया ने कहा और इमरान ने भी इस बात में सर हिला दिया। फिर सब दौड़ते हुए इमारत की साइड में होकर इमारत के सामने वाले हिस्से की तरफ पहुंच गए। इमारत का फाटक बंद था। तनवीर ने फाटक पर चढ़कर अंदर छलांग लगा दी और चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और सब अंदर दाखिल हो गए। अरे वो स्कॉट और यहाँ, इमरान ने एक कमरे में दाखिल होते ही बुरी तरह चौंकते हुए कहा, क्योंकि कमरे में एक कुर्सी पर स्कॉट रस्सियों से बंधा बैठा था। उसके साथ ही कमरे में 4 अफराद भी होश पड़े थे, जबकि एक आदमी स्कॉट के बिल्कुल करीब गिरा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी डबिया थी, जबकि दूसरे हाथ में खंजर था। बाहर बरामदे में भी 2 आदमी बेहोश पड़े हुए थे। इमरान ने छुपकर इस आदमी के हाथ से वो डबिया निकाली, उसे खोला तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। डबिया के अंदर एक छोटा सा बटन मौजूद था और उस बटन को देखते ही इमरान के होंठ भींच गए। वो इस मखसूस साख्त के डेक्टाफोन को देखते ही पहचान गया था। ये खाल के अंदर काम करने वाला डेक्टाफोन था और खंजर के दूसरे हाथ में मौजूद की बता रही थी कि जिस वक्त गैस कैप्सूल फायर किया गया उस वक्त ये आदमी स्कॉट के जिस्म में डेक्टाफोन एडजस्ट करने ही वाला था। इस आदमी को कुर्सी पर बांध दो, इमरान ने डबिया बंद करके जेब में डालते हुए कहा और उसने इस आदमी के दूसरे हाथ से खंजर भी निकाल दिया। कैप्टन शकील इस दौरान स्कॉट के जिस्म की गिरद बंधी हुई रस्सियाँ खोलकर उसे एक सोफे पर लेटा चुका था। उसे तनवीर की मदद से इस आदमी को एक कुर्सी पर बिठाया और उन्हें रस्सियों से जकड़ दिया जिनसे स्कॉट जकड़ा हुआ था। सफदर, अब पहले स्कॉट को एंटी इंजेक्शन लगा दो ताकि हम इससे हालात पूछ लें। कैप्टन शकील और जूलिया दोनों बाहर निगरानी करेंगे, बल्कि इस ड्राइवर स्वीडल को वैगन में डालकर वैगन को किसी महफूज जगह में पहुंचा दो। कहीं ऐसा ना हो कि बर्कले हेलीकॉप्टर में वापस आ जाए या इनका कोई साथी इधर आ निकले तो हम फंस जाएं, इमरान ने कहा। कैप्टन शकील और जूलिया दोनों सर हिलाते हुए बाहर की तरफ मुड़ गए, जबकि सफदर ने बैग से एंटी इंजेक्शन निकाला और उसमें मौजूद महलूल को सोफे में बेहोश पड़े स्कॉट के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। लेकिन इंजेक्शन के असरात जाहिर होने का वक्त गुजर गया, लेकिन स्कॉट होश में ना आया तो इमरान चौंक पड़ा। ओहो, पहले उसे यकीनन चोट लगाकर बेहोश किया होगा ताकि इसके जिस्म में डेक्टाफोन एडजस्ट किया जा सकते, इसलिए ये गैस के असरात ख़त्म हो जाने के बावजूद होश में नहीं आ रहा, इमरान ने कहा। फिर तेज़ी से वो स्कॉट की तरफ बढ़ाया। उसने हाथ में मौजूद खंजर जेब में डाला, फिर दोनों हाथों से स्कॉट का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही स्कॉट के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लग गए और इमरान पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद स्कॉट ने कराहते हुए आंखें खोली और फिर वो उठने की कोशिश में सोफे से नीचे गिरने ही लगा था कि इमरान ने उसे संभाल कर दोबारा सोफे पर बिठा दिया। तुम इमरान, ये स्कॉट ने शऊर में आते ही सामने बैठे इमरान को देखकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह बर्कले का अड्डा है,
अब रूथ के फ्रेंड मार्किन से मिलकर सलवाकी से वापस ब्रॉड ले आ रहे थे कि हमने दूर से खेतों के दरमियान से एक हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद होकर मगरिब की तरफ जाते देखा। तुम्हारे ड्राइवर स्वीडल ने बताया कि बर्कले का साथी हेलीकॉप्टर है। इस पर हम चौंक पड़े। फिर स्वीडल ने ही बताया कि यहाँ बर्कले का साथी सरई फार्म है। चनाचा हम आ गए। हमने बाहर से बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल फायर किए। फिर उनके असरात दूर होने पर जब हम अंदर आए तो तुम कुर्सियों पर बंधे हुए बैठे नजर आए। तुम्हारे साथ एक आदमी फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था, जिसके एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक टपिया थी, जिसमें ऐसा डेक्टाफोन था जिसे खाल के अंदर सी दिया जाए तो वो काम करता है। इमरान ने उसे सारी सिचुएशन समझाते हुए कहा, ओह, तो ये बर्कले ने चाल खेली है कि मेरे जिस्म में डेक्टाफोन लगाकर मुझे रिहा कर रहे हो ताकि इस तरह वो तुम्हारा खोज लगा सके। स्कॉट ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए और बर्कले यहाँ क्यों आया था? इमरान ने पूछा। मैं रूथ के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक मेरा जहन चकरा गया और मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे होश आया तो मैं यहाँ कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था और बर्कले मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे तुम्हारे मुतल्लिक पूछा। उसे मालूम हो गया था कि उसके साथियों को मेरी रिहाइशगाह पर हलाक किया गया है। मैंने उसे रूथ की बेइज्जती वाली कहानी सुना थी। स्कॉट ने कहा, तफसील से बताओ कि तुमसे बर्कले की क्या गुफ्तगू हुई, ये अहम है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो स्कॉट ने बर्कले से होने वाली तमाम गुफ्तगू तफसील से दोहरा दी। फिर ये आदमी जिसे तुमने कुर्सी से बांध रखा है, उसका नाम ब्रॉडले ने जेफरे लिया था। वो उसे बाहर ले गया। फिर मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद ये जेफरे अंदर आ गया। उसने मेरे सर पर अचानक रिवॉल्वर का दस्ता मारकर मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे होश आया तो सामने तुम मौजूद थे, स्कॉट ने कहा और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। अब वो बर्कले की तमाम मालानिंग अच्छी तरह समझ गया था। वाकई अगर वो इस तरह अचानक यहाँ ना पहुँच जाते तो बर्कले की प्लानिंग यकीनन कामयाब हो जाती और उन्हें मालूम भी ना होता कि स्कॉट के जिस्म में मौजूद डेक्टाफोन की वजह से वो चेक कर लिए गए हैं। सफदर, अब इस जेफरी साहब को होश में ले आओ ताकि मालूम हो सके कि बर्कले ने उसे क्या हिदायत देकर किया है। इमरान ने सफदर से कहा और सफदर सर हिलाता हुआ एक तरफ रखे हुए स्पेशल बैग की तरफ बढ़ गया। मार्किन से कुछ मालूमात मिल गई हैं या नहीं? स्कॉट ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, उसने रूथ का ख़त पढ़कर हमसे मुकम्मल ताउन किया। उसके बाद लेबॉर्ट्री की अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात थी, लेकिन इससे गुफ्तगू के बाद ये बात हतमी तौर पर तय हो गई कि पाकिस्तानी साइंसदान को यकीनन इस लेबॉर्ट्री में रखा गया है, क्योंकि मार्किन ने जिस अंदाज की लेबॉर्ट्री की तफसील बताई वो वहाँ ऐसे फार्मूले पर रिसर्च की जा सकती है। और अब बर्कले को हेलीकॉप्टर में जाता देखकर और मार्किन से गुफ्तगू के बाद ये साबित हो गया कि हमारा टारगेट इन्हीं ट्रोजन हिल्स में है। इमरान ने कहा। इसी लम्हे जेफरे की तरह सुनाई थी और इमरान जेफरे की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम आज़ाद हो गए? ये किस तरह हो गया? ये कौन है? जेफरे ने होश में आते कहा। हम वही हैं जेफरे जिनकी तलाश के लिए तुमने स्कॉट पर डेक्टाफोन एडजस्ट करना चाहते थे, इमरान ने घुर्राते हुए कहा। तो बंदा हुआ जेफरे भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? जेफरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने हमारी हलाकत की इतला बर्कले को देनी थी, इसलिए तुम फिर कौन सा जरिया इख्तियार करते? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है मैं वाइट ब्लड के इंचार्ज को इतला देता और बस, बर्कले ने जवाब दिया। तनवीर, मिस्टर जेफरे को ज़्यादा ही मायूस नजर आ रहे हैं और मुझे उसकी खूबसूरत आंखों में मौजूद मायूसी की कैफियत पसंद नहीं आ रही, इसलिए तुम उससे कम से कम 50% तो कम कर दो। इमरान ने साथ खड़े तनवीर से कहा और साथ ही जेब से वही खंजर निकालकर तनवीर की तरफ बढ़ाया। उसने जेफरे के हाथ से निकालकर अपनी जेब में डाला था। तुम क्या करना चाहते हो? जेफरे ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी एक आंख तनवीर निकाल देगा। इस तरह मायूसी की कैफियत 50% तो कम हो जाएगी, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।